चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक, जिसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इस बुक का पहला चैप्टर आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जबरदस्त टॉपिक है, पूरी क्लास को आप लास्ट तक अटेंड कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हमारा संविधान किस तरीके से बना और हमें संविधान की क्यों जरूरत पड़ती है। और हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है, मतलब प्रोविजंस है, जिनको हम लोगों ने बाहर से लिया, मतलब दूसरे देशों से लिया है। चलिए आइए ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। पूरी क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिए ताकि आपको मार्क्स भी मिले और आपको अपने संविधान के बारे में पता भी चल सके। चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। व्हाट, संविधान क्या है और हमें संविधान की जरूरत क्यों है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा हाउ, मतलब संविधान बना कैसे, संविधान कैसे बना, संविधान बनाते समय किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा हमारे संविधान की विशेषताओं के बारे में, हमारे संविधान के फीचर्स के बारे में। देखिए आप चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है कि टॉपिक को आसान करके आपको समझाऊं, दोनों भाषा का यूज करते हुए, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे प्रोविजंस के बारे में जिसे दूसरे देशों से लिया गया है, ठीक है। चलिए वन बाय वन करके हम लोग टॉपिक को आप समझते हैं। चलिए सबसे पहले आप समझिए व्हाट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान एक लिखित बुक होती है जिसमें कुछ बुनियादी नियम और कानून लिखे होते हैं, जिससे कि एक देश को सुचारू रूप से, मतलब स्मूथली चलाया जा सके। ऐसे देश को चलाना इतना स्मूथ तो है नहीं, जैसे हम लोग बाइक चला लेते हैं, इतना स्मूथ नहीं है, बहुत कठिन है एक देश को चलाना। तो चलिए आइए इन्हीं बातों को तो आज हम लोग समझेंगे। एक देश को चलाने के लिए किन किन नियमों की जरूरत होती है और संविधान में कौन कौन सी बातें लिखी है और लोगों के क्या अधिकार है, लोगों के क्या कर्तव्य है। ये जो बेसिक बातें हैं हमारे संविधान में लिखी होती है और दुनिया के हर संविधान में ये बातें लिखी होती है, ठीक है। तो संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है, एक लिखित बुक है जिसमें कुछ बुनियादी नियम लिखे होते हैं जिससे कि देश को स्मूथली चलाया जा सके, आसानी से चलाया जा सके, ठीक है। एक संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, मतलब किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसे देश के लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं और फॉलो करते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं प्रेजेंटेशन की मदद से। देखिए संविधान क्या है, एक लिखित पुस्तक है, एक रिटन बुक है, ठीक है, जिसमें कुछ बुनियादी नियम वो कानून लिखे होते हैं, बेसिक रूल्स या लॉज लिखे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के राइट्स, गवर्नमेंट की लिमिटेशंस। राइट्स का मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकता है और लिमिटेशंस का मतलब गवर्नमेंट पे कब नियंत्रण लगेगा, किन कारणों से नियंत्रण लगेगा, ठीक है। ये बातें कहाँ लिखी हुई है, संविधान में लिखी हुई है। अच्छा, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, मतलब लोगों के अधिकार क्या होंगे, लोगों के कर्तव्य क्या होंगे, ये बातें भी कहाँ लिखी होती है, संविधान में, ठीक है। तो संविधान क्या है, एक लिखित पुस्तक है जिसमें कुछ बुनियादी नियम और कानून लिखे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के राइट्स, गवर्नमेंट के लिमिटेशंस और लोगों के अधिकार। चलिए नोट करते जाइए मेरी बात को। अब देखिए लोगों के राइट्स और लोगों के ड्यूटीज, ये सारी बातें कहाँ लिखी होती है, संविधान में लिखी होती है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको फ्लो चार्ट दिखा दूं। संविधान क्या है, एक लिखित पुस्तक है जिसमें कुछ बुनियादी नियम लिखे होते हैं जिससे कि एक देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सुचारू रूप का मतलब क्या होता है, स्मूथली चलाया जा सके। और संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, मतलब संविधान से ऊपर कोई नहीं होता है, ठीक है। संविधान में देश के लोग विश्वास करते हैं, संविधान को देश के लोग स्वीकार करते हैं, फॉलो करते हैं, और जो संविधान में नियम बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों को, उन नियमों को देश के लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान क्या है या आपको लिखने के लिए बोलता है एग्जाम्स में कि भाई संविधान के बारे में बताओ कुछ, संविधान के बारे में समझाओ कुछ, तो आप कैसे लिखोगे। संविधान एक लिखित बुक होती है जिसमें कुछ बुनियादी नियम लिखे होते हैं, कानून लिखे होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की शक्तियां क्या क्या है, गवर्नमेंट की सीमाएं क्या क्या है, लोगों के अधिकार क्या क्या है, लोगों के कर्तव्य कौन कौन से है, ताकि एक देश को आसानी से चलाया जा सके, ताकि देश की तरक्की हो सके। और संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं होता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, इस बात को देश के लोग मानते हैं, उसके बाद अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं और जो बातें संविधान में लिखी गई है उसे मानते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन या फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहां पर मैंने
दो बातें यहाँ पर मेंशन कर दी, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो इस तरीके से साफ साफ पूछा जा सकता है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, या फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, या संविधान के कार्य। तो आप देखो इस चैप्टर का नाम ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, मतलब संविधान की जरूरत हमें क्यों है। चलिए आइए इन बातों को हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने है, व्यवस्थित समाज के लिए नियम और कानून उपलब्ध कराता है। संविधान क्या करता है, व्यवस्थित समाज के लिए नियम और कानून उपलब्ध कराता है। व्यवस्थित का क्या मतलब होता है, देखिए व्यवस्थित का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं इसको जरा ध्यान से। देखिए मान लेते हैं एक सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, है ना, एक सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं और इस सोसाइटी में 100 फैमिलीज है, मतलब 100 परिवार है। अब आप इस बात को जरा सोचिए, खुद ही अपना माइंड लगाइए, अप्लाई कीजिए कि जो सोसाइटी होती है उसमें जो 100 परिवार है, तो सारे हमारे खानदान वाले तो होंगे नहीं, या आपके खानदान वाले तो होंगे नहीं। वो क्या होंगे, कोई उसमें से मुस्लिम धर्म के होंगे, कोई उसमें से हिंदू धर्म के होंगे, कोई अलग अलग भाषा बोलता होगा। मतलब कहने का ये है कि जो सोसाइटी में जो परिवार होंगे वो बटे हुए होंगे, किन आधारों पर, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, आप कह लो कई जगह पे तो कलर के आधार पे भी आपको देखने को मिलता है कि लोग बटे होते हैं आपस में। परिवार कलर के आधार पे भी बटे हुए होते हैं, ठीक है, लिंग के आधार पे भी बटे हुए होते हैं, जन्म स्थान के आधार पे भी बटे हुए होते हैं, वंश के आधार पे भी बटे हुए होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक मोहल्ले में, एक सोसाइटी में अगर 100 लोगों का घर है, 100 परिवार रहते हैं, तो सारे परिवार एक ही खानदान के नहीं होते, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति में बटे हुए होते हैं। अब उन सबको इकट्ठा रखने बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है। तो संविधान का काम क्या है, लॉज और जो नियम है, जो रूल्स है, वो प्रोवाइड करना, ताकि इन लोगों को क्या कर सको, इकट्ठा करके रख सको, ताकि कोई आपस में एक दूसरे से लड़े ना, एक दूसरे को कोई परेशान ना करे, सभी खुश रहे, देश की तरक्की में सभी योगदान दे। संविधान का पहला काम क्या है, व्यवस्थित समाज के लिए नियम और कानून उपलब्ध कराना, ठीक है। एक समाज व्यवस्थित तभी होगा जब कुछ नियम और कानून उपलब्ध होंगे, और इस नियम और कानून की कोई गारंटी देगा, तभी जाके वो समाज जो है ऑर्गेनाइज्ड होगा, और फिर जाके जो सोसाइटी है तरक्की करेगी और सभी लोग वहां पर सुख शांति से रह पाएगा, ठीक है। व्यवस्थित समाज के लिए नियम और कानून उपलब्ध कराना। तो व्यवस्थित समाज कैसे बनेगा भैया, जब तक लोगों के बीच तालमेल, विश्वास और भाईचारा नहीं होगा, लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लोग व्यवस्थित नहीं होंगे, लोग ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो लोग होते हैं वो क्या है, वो डाइवर्सिफाइड होते हैं, मतलब वो बटे हुए होते हैं। और जब लोग बटे हुए होते हैं तो कॉन्फ्लिक्शन होना क्या स्वाभाविक है, उनमें लड़ाइयां होना स्वाभाविक है, बाताबाती होना स्वाभाविक है, और तनाव होना स्वाभाविक है, ठीक है। देखो एक खानदान, एक परिवार के बच्चे जब आपस में अलग हो जाते हैं और अलग अलग तरीके से रहते हैं, भाई ठीक है मेरे किचन में तू मत आइयो, तेरे किचन में मैं नहीं जाऊंगा, देखो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती होंगी। तो आप जरा इस बात को सोच के देखिए कि एक बड़ा सा सोसाइटी जहां पे 100 परिवार रह रहे हैं, अब देखो 100 परिवार रह रहे हैं, 100 घर है लोगों के, अलग अलग लोगों के घर है वहां पे, तो वो लोग क्या होंगे, अलग अलग जात के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे बटे हुए होंगे। तो उनमें टकराव होना स्वाभाविक है, ठीक है। जातों के आधार पे दुनिया में नहीं बटे हुए होते लोग, भारत में ज्यादातर आपको जाति व्यवस्था देखने को मिलेगा, दुनिया में तो धर्म और भाषा के आधार पे लोग बटे हुए हैं, कलर के आधार पे लोग बटे हुए हैं, लेकिन जात के आधार पे जो लोग बटे हुए हैं वो अपने देश में ही आपको देखने को मिलेगा, दुर्भाग्य से, ठीक है। बाकी आगे सीखेंगे। 11th क्लास में तो मैंने क्या बताया, 11th क्लास का जो ये पूरा का पूरा सीरीज जो स्टार्ट हमने किया है, लगभग इसमें 10 चैप्टर के आसपास है, ठीक है, 10 चैप्टर के आसपास है। कोशिश करूंगा हर चैप्टर को आपको डिटेल में समझाऊं। आप चाहे 11th क्लास के स्टूडेंट हो, आप चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सबके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा। तो आपने क्या देखा भाई, विविधतापूर्ण समाज है, उसमें टकराव होना स्वाभाविक है। टकराव किसके किसके बीच में होता है भाई, तो कई बार आपने देखा होगा दो लोग आपस में लड़ते हैं, ये लो दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। कैसे लड़ते हैं भाई, तुमने मेरे घर के आगे बाइक कैसे लगा दी, मेरा पार्किंग है, मैंने तेरे को इजाजत नहीं दी। तो कुछ लोग पार्किंग के आधार पर लड़ लेते हैं। अब कुछ नालायक लोग होते हैं जो धर्म के आधार पर लड़ते हैं कि भाई मेरा धर्म तेरे से श्रेष्ठ है, तेरा धर्म मेरे से नीच है। कुछ लोग इस तरह से भी लड़ते हैं, कुछ लोग जात के आधार पर लड़ते हैं। तो लोग लड़ेंगे, ये स्वाभाविक है। आप किसी को भी रस्सी से बांध के लड़ने से नहीं रोक सकते हो। अगर किसी को लड़ने से रोकना है आपको, तो आपको नियम और कानून से उसको बांधना पड़ेगा,
रस्सी से बांध के किसी को नहीं रोक सकते हैं, आपको नियम और कानून से आपको बांधना पड़ेगा। तो ठीक है, आप देखते हैं ना, आप जैसे मान ले घर से कोई बच्चा निकला या घर से कोई व्यक्ति गया, उसके साथ में मार पिटाई हो गई, तो कहाँ जाता हो, जाता पुलिस वाले के पास जाता है, और पुलिस वाले उसका कंप्लेन लिखता है। अब कई बार तो पुलिस वाले कंप्लेन लिखने से भी मना कर देता है, लेकिन कई बार पुलिस वाले कंप्लेन लिख भी लेता है। अब पुलिस वाले कंप्लेन लिखता है तो फिर जो व्यक्ति मारता है पीटता है उसको पकड़ के ले जाता है, जज के सामने पेश करता है, भाई तुमने क्यों मारा इसको, इसे भी जीवन जीने का अधिकार है, ये संविधान इसकी गारंटी देता है, चल तुम्हें सजा दी जाएगी, उस व्यक्ति को सजा दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, लोगों में डर पैदा होता है, लोगों में रिस्पेक्ट पैदा होती है, भाई ठीक है भाई, अगर मैंने इसको मार दिया तो मेरे को कहीं ना कहीं जाके सजा होगी। ठीक है, तो आपने उसको क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अच्छा, व्यक्ति और सरकार के बीच में भी टकराव हो जाता है। अब भी सोचोगे भैया व्यक्ति का बात तो हमने सुना है कि रामू और लालू आपस में लड़ रहा है, लेकिन सरकार और व्यक्ति के बीच में कैसे लड़ाई होती है भैया, तो सरकार और व्यक्ति के बीच में भी लड़ाई होती है। आप देखो, अभी देखो सबसे पहले एक कानून आया था, CA/NRC आया था, तो लोग क्या हुए थे, रोड पे उतर गए थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में ये क्या है, इसको आप कह लो प्रोटेस्ट हुआ, तो ये लड़ाई, इसको लड़ाई कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा भी किसान आंदोलन हुआ, गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, किसान क्या हुए, सड़क पर उतर गए, तो गवर्नमेंट और किसान के बीच में क्या हो गया, एक तरह से लड़ाई स्टार्ट हो गई। लड़ाई ये मौखिक होता है, आंदोलन के माध्यम से लड़ाई होती है, गवर्नमेंट से सवाल जवाब होता है आंदोलन के माध्यम से। ठीक है, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक कानून बना दिया गया, हिट एंड रन का एक कानून बना दिया गया, जिसमें ड्राइवरों से रिलेटेड कुछ सजा वगैरह उसमें निर्धारित कर दिया गया कि भैया अगर तुमने एक्सीडेंट कर दिया तो इस तरह की सजाएं तुमको मिलेंगी और पेनल्टी भी लगेगा तुमको, मतलब जेल भी जाओगे और तुमको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। तो आपने क्या देखा अभी, ट्रक ड्राइवरों के बीच और गवर्नमेंट के बीच में क्या स्टार्ट हो गया, लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो ये लड़ाई का मतलब ये नहीं कि बैठ गए पकड़ लिए एक दूसरे का कॉलर, ऐसी वाली लड़ाई नहीं, ये लड़ाई होती है वैचारिक लड़ाई होती है कि तुमने जो कानून बनाया है इससे मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, जिससे मुझे तकलीफ है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम सुधार करते, काहे टेंशन ले रहे हो। ठीक है, तो नियम अगर नहीं होता तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अच्छा बेटा ज्यादा बतिया रहा है, अभी तुमको सबक सिखाते हैं, गवर्नमेंट ऐसा बोलती। लेकिन गवर्नमेंट को भी पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें कहां लिखी हुई है, संविधान में लिखी हुई है। ठीक है ना, तो सरकार और व्यक्ति के बीच में लड़ाई हो जाए या टकराव हो जाए, व्यक्ति के बीच में टकराव हो जाए, व्यक्ति के बीच में टकराव भी दो तरीके से होता है, एक तो होता है कि मौखिक टकराव, बोली का टकराव होता है, ये टकराव कह लो, और एक तो हाथापाई हो जाता है। तो व्यक्ति और सरकार के बीच में हाथापाई नहीं होती है, व्यक्ति और सरकार के बीच में तो बस वैचारिक युद्ध होता है, वैचारिक लड़ाई होती है। ठीक है, तो नियम और कानून क्या करता है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के टकराव को रोकता है, व्यक्ति बनाम सरकार, मतलब व्यक्ति और सरकार के बीच के भी टकराव को रोकता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि संविधान की जरूरत हमें क्यों है। तो पहला पॉइंट क्या है, संविधान व्यवस्थित समाज के लिए कानून और नियम उपलब्ध कराता है। व्यवस्थित समाज तब बनता है जब लोगों में, मतलब सोसाइटी के लोगों के मध्य तालमेल होगा, उनमें विश्वास होगा, भाईचारा होगा। ठीक है, आप सोच के देखो ना, आप घर से निकल रहे हो, आपको पता है कि आपका पड़ोसी आपको पकड़ के पीट देगा, तो आपको विश्वास नहीं है कि भैया वो बंदा ईमानदार नहीं है, अगर मैं घर से निकला तो पक्का मेरे को पकड़ के पीटेगा, तो आपके मन में डर है। ठीक है, तो आपका पड़ोसी आपको विश्वास दिलाएगा, नहीं भैया हम काहे पीटेंगे, हमको पता हम पीटेंगे तो हमको जमानत करवाना पड़ेगा, 50,000 टका खर्च करना पड़ेगा, तो उसको ये बात का डर है। ये कैसे हुआ डर कैसे हुआ, कानून की वजह से डर हुआ ना, एक तो कानून की वजह से डर हुआ, उसके बाद आप अच्छे व्यक्ति, आप घर से निकलते हो, दुआ सलाम करके सबके साथ में जाते आते हो, तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, एक तो आपने अपने व्यवहार की वजह से अपने आप को परेशानी से बचाया, और दूसरा कानून ने आपको परेशानी में पड़ने से बचाया। ठीक है, तो आपने देखा व्यवस्थित समाज कैसे बनेगा, जब एक इंसान दूसरे इंसान पे विश्वास करेगा, आपस में भाईचारा जब बनेगा, तब जाके एक व्यवस्थित समाज बनता है। और एक व्यवस्थित समाज जब बन जाता है तो वहां पे क्या होता है, टकराव की स्थिति बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर क्या देख लिया, देखो यहाँ पर आपने क्या देखा, व्यवस्थित समाज बना, व्यवस्थित समाज में विविधतापूर्ण सोसाइटी होता है, विविधतापूर्ण सोसाइटी में टकराव होना स्वाभाविक है, और जब टकराव होता है तो इस टकराव को कम करने के लिए नियम और कानून बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, समाज के लोगों और सरकार के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकार उपलब्ध कराता है। मतलब क्या है कि संविधान व्यवस्थित समाज के लिए नियम और कानून उपलब्ध कराता है। तो आप देखो कि लोगों को यहाँ पर क्या मिला हुआ है, मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि अगर तुम्हारे साथ में कोई ज्यादती हो रही है या तुम्हारे साथ में जुल्म हो रहा है तो तुम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात आपको समझ में आ रही होगी, पहला पॉइंट क्लियर। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान शासन का प्रकार एवं शक्तियां, सीमाएं निर्धारित करता है। यहाँ पर तीन बातें समझिएगा जरा ध्यान से। संविधान क्या कर रहा है, पहला शासन का प्रकार, ठीक है, शासन का प्रकार, शक्तियां और सीमाएं निर्धारित कर रहा है। प्रकार का मतलब क्या होता है, शासन का
रूप कह लो इसको, शासन का स्वरूप। ठीक है, तो शासन का प्रकार समझिए पहले, लोकतंत्र और राजतंत्र। अभी दो तरह के शासन व्यवस्था हमारे सामने है, लोकतंत्र और राजतंत्र। तो संविधान क्या बताता है, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट बनेगी, उसका रूप क्या होगा, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट बनेगी या राजतांत्रिक। ठीक है, अब देखो लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ पे लोग जो है, पीपल, जो लोग होते हैं वो सरकार को चुनते हैं। ठीक है, वो सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, सरकार को चुनते हैं, मतलब वो अपने नेता को चुनते हैं और सारे नेता मिलके सरकार बनाते हैं। ठीक है, नेता का मतलब यहाँ पर है एमएलए, एमपी, और आपको निचले लेवल पे जो वार्ड लेवल पे चुनाव होता है, जो जिला लेवल पे लोकल गवर्नमेंट के लिए चुनाव होता है, तो आप उसको कहते हो काउंसिलर। ठीक है, तो लोग अपने अपने काउंसिलर को, अपने अपने एमएलए को, अपने अपने एमपी को चुनते हैं। ये सारे एमपी, ये सारे एमएलए, ये सारे काउंसिलर मिलके सरकार बनाते हैं अपने अपने लेवल पर। ठीक है, तो इसे कहते हैं लोकतंत्र। और राजतंत्र में क्या होता है, राजा होता है और राजा का बेटा राजा बनेगा, यही बस परंपरा चलता रहता है। ठीक है, इंग्लैंड में कुछ अलग तरह की व्यवस्था है, वहां पे राजशाही लोकतंत्र, मतलब हेड पे जो बैठा रहेगा वो तो राजा होगा या रानी होगी या महारानी होगी। ठीक है, और बाकी जो चुनाव वगैरह होगा वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा। ठीक है, हमारे देश में राजतंत्र वगैरह, राजा वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। हमारे देश में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं, और राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव जीतना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो भारत में जो, हमारे देश में जो शासन का स्वरूप है वो लोकतांत्रिक है, जनता प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, हमारे देश में जो शासन का स्वरूप है क्या है, लोकतांत्रिक है, जहां जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। शासन का स्वरूप तय करता है कौन, संविधान। हमारे देश लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, सरकार की शक्तियां, अब देखो सरकार की शक्तियां कौन बताएगा, संविधान बताएगा। सरकार के कितने अंग है, सरकार के 3 अंग है। देखो आपके सामने आ गया ना भाई, कार्यपालिका, विधायिका और ज्यूडिशरी। ठीक है, सरकार के 3 अंग है, तीनों अंगों की जो शक्तियां है वो कौन बताएगा, वो संविधान बताएगा। संविधान में तीनों अंगों की शक्तियां स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि कौन क्या कर सकता है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देखिए, ये जो कार्यपालिका, इसका काम होता है भैया कानून को लागू करना। ठीक है, कानून को लागू करना। और विधायिका का काम होता है जी कानून बनाना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है, कानून सही तरीके से लागू हुआ है या नहीं उसको देखना। ठीक है, तो तीनों की शक्तियां स्पष्ट रूप से बांटी हुई है और लिखी हुई है कहां पर, संविधान में। ठीक है, अच्छा, सरकार की सीमाएं भी तय करता है। सीमाएं का मतलब क्या होता है, सरकार क्या काम नहीं कर सकता। सरकार का मतलब यहां पर क्या है, सरकार के तीनों अंग। ठीक है, सरकार के तीनों अंग की बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग। सरकार कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं होता या एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं होता। सरकार का मतलब ये होता है कि जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम को ही सरकार कहा जाता है। ठीक है, तो सरकार की शक्तियां तो बता दिया गया भैया किसकी क्या शक्तियां है, कार्यपालिका की शक्तियां, विधायिका की शक्तियां, न्यायपालिका की शक्तियां, सब कुछ लिखा हुआ है। अब सीमाएं, सीमाएं का मतलब है कि सरकार क्या क्या नहीं कर सकती है। ठीक है, सरकार के अंग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला देखो सीमाएं तो ये है कि भाई कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है ये मंत्री परिषद को ही आप कार्यपालिका कह सकते हो। आगे चल के आप पढ़ोगे, कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा जाता है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका हमारे जो मंत्रीगण होते हैं, जो चुनाव वगैरह जीत कर जाते हैं, और स्थायी कार्यपालिका जो अपने बाबू लोग होते हैं, आईएएस, आईपीएस, ये सब जो यूपीएससी वगैरह से जो एग्जाम्स क्लियर करके जाते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो जो मंत्री परिषद है, मतलब जो अस्थायी कार्यपालिका, जो मंत्री परिषद जो चुनाव जीत कर जाते हैं, विधानसभा के चुनाव जीत कर जाए या फिर लोकसभा के चुनाव जीत कर जाए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर से समझो मेरी बात को, मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेह है। जवाबदेह है, जवाबदेह का मतलब क्या होता है कि जब मंत्री परिषद, अगर मान लो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, इसका मतलब क्या होता है कि मंत्री परिषद का अस्तित्व तब तक ही है जब तक उनको लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। मतलब क्या है इसका, लोकसभा में जब तक विश्वास है उसका मतलब लोकसभा जब तक मंत्रियों पर विश्वास कर रही है तब तक मंत्री परिषद जीवित है, अदरवाइज मंत्री परिषद जो है खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद क्या है, जवाबदेह है। तो ऐसे राज्यों में भी आपको देखने को मिलेगा कि राज्यों का जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति जवाबदेह है, राज्य के विधानसभा के प्रति क्या है, वो जवाबदेह है। इन बातों को आप आगे बहुत ही डिटेल में सीखोगे, बस अभी छोटे छोटे पॉइंट्स है, क्लियर कर रहा हूं मैं आपको।
ठीक है। देखो सरकार की सीमाएं क्या, एक तो ये हो गया, पहला क्या हो गया, ये हो गया सरकार की सीमाएं। दूसरा, सरकार मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है। सरकार को कंट्रोल करने के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है। अगर गवर्नमेंट मौलिक अधिकार का, अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद हो या कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी पार्ट, मतलब राज्य जिसको कहा जाता है, गवर्नमेंट का कोई भी अंग अगर मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है तो उसके द्वारा बनाए गए कानून या उसके द्वारा किए गए कार्य शून्य घोषित हो जाता है, मतलब जीरो घोषित हो जाता है। और जीरो घोषित करने के लिए कौन बैठा, बाबूजी बैठा ऊपर। बाबूजी का मतलब कौन है, जुडिशरी बैठा ऊपर, जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका गवर्नमेंट को बोलेगा कि भैया काहे मौलिक अधिकार को तुम कम कर रहे हो। ठीक है, मौलिक अधिकार लोगों का मौलिक है, लोगों के लिए मूल है, लोगों का विकास इसके बिना संभव नहीं है। इसलिए क्या होता है कि जब भी कभी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका सरकार के द्वारा किए गए काम को क्या करता है, शून्य घोषित कर देता है। ठीक है, उसके बाद सरकार की शक्तियों में सीमा लगाने का काम मौलिक अधिकार करती है। अभी देखो सिंपल सी बात, अभी देखा आपने कि गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया जिससे जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह उनको लगा कि भाई ये लॉ हमारे हित में नहीं है, तो क्या किया उन लोगों ने, हड़ताल कर दिया। उन लोगों ने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, मतलब आंदोलन कर दिया, सभाएं करनी स्टार्ट कर दी। तो ये जो सभाएं वगैरह करने का अधिकार है ये मूल अधिकार ही है। आर्टिकल 19 में दिया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से आप सभा कर सकते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध या सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप समझते जाइए और चीजों को एब्जॉर्ब कीजिए और हो सके तो नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, तीसरा पॉइंट देखते हैं, लोगों को मौलिक अधिकार उपलब्ध कराता है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने बताया आपको कि समाज को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए कुछ नियम और कानून उपलब्ध कराना संविधान का काम है। दूसरा, सरकार की शक्तियां, सरकार की सीमाएं और सरकार का रूप तय करना किसका काम है, संविधान का काम है। तीसरा पॉइंट समझो, लोगों को मौलिक अधिकार उपलब्ध कराता है कौन, संविधान। संविधान का तीसरा काम क्या है, लोगों को मौलिक अधिकार उपलब्ध कराना। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं, मूल अधिकार भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब व्यक्ति के जीवित रहने और व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को आप मौलिक अधिकार नहीं दोगे, फंडामेंटल राइट्स नहीं दोगे, उस व्यक्ति का जीवित रहना और उस व्यक्ति का विकास होना लगभग असंभव है। ठीक है, अब देखो मौलिक अधिकार में भाई जीवन जीने का अधिकार, सम्मान पाने का अधिकार, रोटी कपड़ा और मकान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जानने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार, ये सब क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार है। अपने हिसाब से खान पान चुनने का अधिकार, ये सब क्या है, मूल अधिकार है। अब सोचो किसी व्यक्ति को मूल अधिकार ही नहीं मिलेगा, क्या होगा, उस व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन भी संभव नहीं है। जिस जीवन में आत्मसम्मान नहीं है, जिस जीवन में रिस्पेक्ट नहीं है, उस जीवन का आदमी करेगा क्या। ठीक है, तो व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। केवल विकास के लिए नहीं, जीवित रहने के लिए भी मौलिक अधिकार की बहुत ही ज्यादा महत्व है। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल राइट्स जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, उपचार का अधिकार। ठीक है, ये सारे फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट में क्या भाई, समानता, भाई लोगों को समानता चाहिए, किसमें भाई, राजनीतिक समानता चाहिए, आर्थिक समानता चाहिए, सामाजिक समानता चाहिए। या फिर मान लो हमारे देश में कुछ ऐसा कानून होता है कि भाई एक धर्म के लोग ही सिर्फ वोट डाल सकते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। एक ही भाषा बोलने वाले को वोट डालने का अधिकार है, दूसरे भाषा बोलने वाले को वोट देने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, तो ये समानता नहीं है, ये असमानता है। ठीक है, असमानता है। ठीक है, छूआछूत वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, भाई ठीक है तू बड़ी जाति का, तू छोटी जाति का है, मेरे बगल में मत बैठ, यहाँ पे इस कुएं से पानी मत पी, मंदिर नहीं जाएगा तुम, फलाना थाली में तुम खाना नहीं खाओगे। तो ये सारी बातें क्या है, ये भेदभाव वाली बातें हैं। तो समानता चाहिए भाई, ठीक है हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी आप उसी तरीके से व्यवहार करो। ठीक है, जिनके साथ में भेदभाव होता है वो इस तरीके से कहते हैं। तो संविधान में इस बात की गारंटी दी गई कि तुम्हारे साथ में भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक समानता मतलब समाज में सभी लोगों का क्या है, बराबर हक है भाई, उसी समाज का वो भी हिस्सा है, तो समाज के सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए। तो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये फंडामेंटल राइट्स है हम लोगों के। ठीक है, सबके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये हमारे देश के जितने लोग हैं सबके ये फंडामेंटल राइट्स है। कुछ राइट्स तो विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद समानता तो हो गया भाई, ठीक है, बराबरी। समानता का मतलब हो गया जी बराबर, सब बराबर है जी, सब बराबर है, मेल बराबर है फीमेल के, अपर कास्ट बराबर है लोअर कास्ट के, पुअर बराबर है जी रिच के, सब बराबर भैया, सब बराबर। मूवी देखे ना दशरथ नाथ मांझी, उसमें गाना होता है ना,
सब बराबर भैया, सब बराबर भैया, मतलब सब बराबर। तो ये फंडामेंटल राइट्स हमें मिला हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है भाई? जीने का अधिकार हो, फिर राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, तो ये हमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में मिला हुआ है। अभी आप पढ़ोगे एक एक को, एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ोगे आगे आगे, मतलब इस क्लास में नहीं, आने वाले थर्ड क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। अब जीवन जीने का अधिकार। अब राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि ठीक है भाई, मेरे को बोलने की आजादी हो। तो आपने देखा भी बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, तो ये आंदोलन कैसे कर पा रहा है लोग? राजनीतिक स्वतंत्रता की मदद से, ठीक है। मीडिया हाउसेस चल रही है, तो लोग मीडिया में जो आके बोलते हैं कि सरकार ने ऐसा किया, फलाना किसी ने कुछ कर दिया, मान ली कोई घटना हो, आपको न्यूज़ देखने को मिलता है, तो क्या है ये सब? राजनीतिक अधिकार के अंदर ही आता है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट्स हैं हम लोगों के। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मान लीजिए आपसे कोई 10 घंटा काम करवा रहा है और आप उस काम को करने में योग्य हो, और शाम को आपको 50 रुपये पकड़ा दे रहा है, क्या भाई लिपस्टिक खरीद लियो, ठीक है, या आपको 50 रुपये पकड़ा दे रहा है, जा बेटा एक रोल खा लियो, ठीक है। आपकी उम्र है भाई 18 साल, 19 साल, 20 साल के आप हो गए हो, आप काम कर रहे हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, और आपसे काम करवाने के बाद आपको 50 रुपये पकड़ा दिया, या बेटा रोल खा लियो, या लड़की हो तो आपको पकड़ा दिया, ले बेटा 50 रुपये ले जा, लिपस्टिक खरीद लियो, एक बैग खरीद लियो, पर्स खरीद लियो, तो ये क्या हो रहा है? फिर शोषण हो रहा है आपका, शोषण हो रहा है आपका। तो आप क्या बोलोगे? भैया हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमको पैसा पूरा दो, जो मेरी सैलरी है वो सैलरी मुझे दो, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको और डिटेल में। उसके बाद अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसकी आबादी कम होती है, जिसकी आबादी कम होती है, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, या संस्कृति के आधार पे जिसकी आबादी कम होती है। जैसे अपने देश में जैन समुदाय, सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ठीक है। एसटी को भी अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ लोग तो महिलाओं को भी अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखने की बात करते हैं, तो उनके लिए अधिकार होने चाहिए। और नो डाउट है हमारे संविधान में अधिकार कि भाई ठीक है, आप अल्पसंख्यक हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे कोई जुल्म होगा, इसका मतलब ये है कि आपको आजादी है, आप अपने धर्म को अपने हिसाब से फॉलो कीजिए, अपने धर्म को अपने धर्म के हिसाब से आचरण कीजिए, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बस आपके किसी भी एक्टिविटी से या किसी भी कार्य से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा अल्पसंख्यकों का अधिकार भी हमारे संविधान में मौजूद है, ठीक है। उपचार का अधिकार। उपचार का मतलब होता है ठीक है भाई, अधिकार तो दे दिया गया, अब जो ये अधिकार तो संविधान ने दे दिया गया है, अब ये अधिकार मान लें हमें मिल नहीं रहा, क्या करेंगे हम? तो उपचार का अधिकार है कि भाई, उपचार का अधिकार का मतलब होता है अधिकार लागू करवाने का अधिकार। इसको आप कह सकते हो देशी भाषा में अधिकार लागू करवाने का अधिकार। अगर आपके अधिकार, इनमें से कोई भी अधिकार आपको नहीं मिल रहे तो आप क्या करोगे? आप जाओगे एससी या एचसी के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाओगे और बोलोगे माई बाप हम तो ये हमसे काम करवा लिया, हमको पैसा नहीं दिया, 50 रुपये बोल दिया और बोला कि जाके वो क्या बोलते रोल खा लेना, जबकि हम 10 घंटे काम किए और बढ़िया से काम किए और मेरे काम की गुणवत्ता भी है, ठीक है। तो माई बाप क्या बोलेगा? भाई इसको कम से कम दिहाड़ी दो, इसका 700 रुपये 600 रुपये इसकी दिहाड़ी दो, ठीक है। तब अच्छा जाइएगा तब कोर्ट, जब आपको लगे कि वाकई में आपने काम किया। मान लो कहीं पे चले गए आप, 10 घंटे टाइम पास करके आ गए और फिर बोलिएगा कि आपको पैसा नहीं मिला, तो फिर ये सब काम मत कीजिएगा। जब आप काम कर पा रहे हो, आप कुछ प्रोड्यूस कर पा रहे हो, उसके बाद आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही हो, फिर आप जाइए कोर्ट के पास में, ठीक है। तो उपचार का क्या है? अधिकार है। तो ये संविधान का काम क्या है? फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करना, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करना। इसमें एक अधिकार जो और भी छूट गया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं बस, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये मैं आपको बस बता रहा हूं, आगे जब फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ोगे तो वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं संविधान के और काम क्या क्या है। संविधान देश अथवा समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को निर्धारित करता है। देखिए, लक्ष्य को आप कह सकते हो गोल, है ना, लक्ष्य को आप कहिए गोल, गोल्स कह लीजिए आप इसको। आकांक्षाओं को आप विशेष कह सकते हो, है ना, विशेष कह सकते हो, या डिजायर आप कह सकते हो, ठीक है, विशेष कह सकते हो या डिजायर कह सकते हो आप। हमारे संविधान निर्माता जो थे, जिन्होंने संविधान को बनाया, तो उन्होंने संविधान को बनाते समय एक गोल सेट किया कि हमारा देश, हमारा समाज किस दिशा में मूव करेगा, हमारे समाज आने वाले समय में कैसा होगा, हम किस तरह के समाज को बनाने की कल्पना कर रहे हैं। वो जो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन उपलब्ध कराने का काम कौन करता है? संविधान करता है। संविधान बताता है हमारी सरकारों को, जब भी आप कभी पावर में आओ तो आप एक निश्चित दिशा में काम करो। वो दिशाएं क्या क्या, आइए समझते जरा ध्यान से। समाज व देश में क्या? स्वतंत्रता, लोगों को स्वतंत्रता दो, लिबर्टी दो। देखो देश बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा, 200 साल तक देश गुलाम रहा, तो देश के लोगों को स्वतंत्रता दो, बोलने की आजादी दो। जब अंग्रेज देश के लोगों पर जुल्म करते थे तो वो उस समय बोल नहीं पाते थे, तो
जो हमारे संविधान निर्माता थे वो इस बात को स्पष्ट रूप से संविधान में लिख दिया है कि अगर सरकार काम ना करे या सरकार ने कोई नीति बनाई है, आपको वो नीति अच्छी नहीं लग रही है, उस नीति में कुछ कमियां है, तो आप बोलिए, आप विरोध कीजिए। आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, आपको चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता दी गई है, आपको वोट डालने की स्वतंत्रता दी गई है, आपको ऑफिसर बनने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो ये जो सपना है, ये जो लक्ष्य है, किसका है? ये संविधान निर्माताओं का है। जो हमें कौन उपलब्ध कराता है? हमारा संविधान हमें उपलब्ध कराता है। ठीक है, समानता, भाई बहुत ज्यादा गैर बराबरी, हमारे देश में बहुत ज्यादा गैर बराबरी थी, बहुत ज्यादा। तो संविधान निर्माताओं का एक सपना था कि भारत के सारे लोग बराबर हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बड़ी जाति छोटी जाति, ठीक है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे सभी क्या हो? बराबर हो, सबको समानता मिले। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारे देश में समानता का बहुत जबरदस्त तरीके से समानता के जो कानून है उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, बंधुता, फ्रेटर्निटी, बंधुता का मतलब क्या होता है कि भाईचारा आपस में बढ़े, आपस में प्रेम हो, आपस में एक दूसरे से लोग मिलकर रहे, आपस में सहयोग की भावना से रहे। ठीक है, ये हमारे संविधान का लक्ष्य है। विश्व शांति, मतलब हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दुनिया में अशांति फैले। ठीक है, दुनिया में अशांति फैले, तो विश्व शांति को बढ़ावा देने का लक्ष्य किसका है? हमारे संविधान का है। हमारे संविधान का ये सब क्या दर्शन आप इसको कह लीजिए, या आप हमारे संविधान का आप इसको आकांक्षा कह लीजिए या लक्ष्य कह लीजिए, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अखंडता, इंटेग्रिटी, मतलब क्या हो गया कि एक बार देश हमारा बन गया ना तो इतना प्यार से रहा जाए, गवर्नमेंट इस तरीके से काम करे कि देश का हर भूभाग एक दूसरे से जुड़ा रहे, हर भूभाग एक दूसरे से जुड़ा रहे। ठीक है, ये सब क्या है? सपना है हमारे संविधान का, हमारे संविधान का के लक्ष्य है। ये सारी चीजें हमारे संविधान में स्पष्ट है कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो इन्हीं दिशाओं में काम करेंगी। अब कुछ गवर्नमेंट काम करती है, कुछ गवर्नमेंट काम नहीं करती है, तभी तो पॉलिटिकल साइंस आपको बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ने की सलाह देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस रट्टा मार के आप एग्जाम पास कर लोगे, फिर हल्ला करोगे कि सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार कुछ करेगी तभी जब आप जागरूक होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। जब आप संविधान को पढ़ोगे ना, रियली बताऊँ आपको प्यार हो जाएगा। कुछ लोग संविधान के बारे में बुरा भला कह देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। वो संविधान को जानते नहीं है, वो ऊपर से कहीं से सुने तो बस बोलना स्टार्ट कर देते। बहुत ही प्यारा संविधान है हमारे देश का। देखो ना लक्ष्य, हमारे देश के संविधान का लक्ष्य देखो ना क्या है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, विश्व शांति, इंटेग्रिटी। अब बताओ तुम खुद ही, इससे तो पूरी दुनिया जो है खूबसूरत बन जाएगी। अगर हमारे देश के संविधान को पूरी दुनिया में लागू कर दिया जाए, पूरी दुनिया जो है खुशहाल हो जाएगी, पूरी दुनिया हैप्पी हो जाएगी। इतना प्यारा संविधान है, इसलिए मैं बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिए और लिखते जाइए, और जो भी दिक्कत आएगी तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, खुशहाल समाज की स्थापना हो सके, इस तरीके से हमारे संविधान का क्या है? लक्ष्य है और आकांक्षा है। संविधान आकांक्षा और लक्ष्यों को निर्धारित करता है, स्पष्ट करता है, बताता है। अब बताओ मुझे भी कैसे पता चला कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सपने देखे थे? ये बहुत सारी बातें कहाँ हो? संविधान में। तो हमें संविधान क्या देता है? दिशा देता है कि कल को आप पावर में आओ तो आप इन आकांक्षाओं को, इन लक्ष्यों को जरूर पूरा करो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। संविधान नागरिकों को पहचान देता है। देखो, बिना भेदभाव के, अब किसी भी आप धर्म में पैदा हुए हो, किसी भी जाति में पैदा हुए हो, कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी क्षेत्र में आप पैदा हुए हो, आपको नागरिकता मिलती है हमारे देश में। ठीक है, संविधान हमें नागरिक होने का पहचान देता है। ठीक है, संविधान नागरिक होने का जब पहचान देता है तो सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार देता है। आप इसको शॉर्ट में FM कह सकते हो, मतलब सॉरी फंडामेंटल राइट्स कह सकते हो। सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। ठीक है, अच्छा, और संविधान हमें एक पहचान भी देता है कि भाई हम भारतीय हैं। हम क्या है? भारतीय है, और लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं। ये बात कैसे दुनिया को पता चलती है? भाई संविधान को हमने अपनाया, संविधान को हमारे पूर्वजों ने बनाया और हमने संविधान को स्वीकार किया, और आज भी हम संविधान को स्वीकार कर रहे हैं। संविधान को स्वीकार करने का मतलब क्या है? कि हम लोकतंत्र में विश्वास रख रहे हैं, हम मौलिक अधिकारों में विश्वास रख रहे हैं, हम भारतीय होने पर विश्वास रख रहे हैं। ठीक है, ये सारी पहचान हमें कौन देता है? संविधान देता है। संविधान हमें नागरिकता प्रदान करता है, संविधान हमें सारे अधिकार देते हैं, और संविधान इस बात का जीता जागता सबूत है, गवाह है कि हम भारत के लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और एक संविधान में विश्वास रखते हैं। ठीक है, चलिए छठा पॉइंट देखते हैं। संविधान जो है राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। जैसे संविधान बताता है, भाई ठीक है, एक संविधान बताता है। आप देखिए, मान लीजिए हमारा देश का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेते हैं कि कोई भाई इंग्लैंड वाले लोग पढ़ रहे हैं, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो लोग हैं वही लोग तो बनाए ना भैया। कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाया? लोगों ने तो बनाया है ना। कौन से लोगों ने बनाया? देश के लोगों ने तो बनाया है ना।
देश के लोगों को जो है भेजा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि भाई तुम जाओ हमारे बिहाफ पर संविधान निर्माण का काम करो, तो उन्होंने बनाया। तो दुनिया जब देखती है हमारे देश के संविधान को, भारत के संविधान को जब दुनिया देखती है तो क्या बोलती है, अच्छा ये जो संविधान है ये मौलिक अधिकार की बात करता है, ये लोकतंत्र की बात करता है, इसका मतलब जो देश के लोग हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, ठीक है, और समाज को संतुलित बनाए रखने में अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा पालन करते हैं। और तीसरा ये हमारे देश के जो लोग हैं वो इस बात में विश्वास करते हैं हम लोग विविधतापूर्ण जरूर है लेकिन विविधता में एकता की विचारधारा से हम लोग प्रेरित है, ठीक है। तो राष्ट्र की बुनियादी पहचान का क्या मतलब होता है, संविधान ये बताता है, साफ साफ बताता है कि हमारे देश के लोग मौलिक अधिकार और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हमारे देश के लोग अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा करते हैं ताकि समाज में संतुलन बना रहे, और हमारे देश के जो लोग हैं वो विविधता में एकता में विश्वास रखते हैं। मतलब हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि हम अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के साथ रह सकते हैं, आपस में तालमेल बैठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें बस एक ही बात सिखाई है कि विविधता में एकता ही हमारा मूल मंत्र है। इससे इंटीग्रिटी बनी रहेगी, इससे देश की एकता और अखंडता जो है हमेशा बना रहेगा, ठीक है। थोड़ी क्लास लंबी जरूर होगी लेकिन बातें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो पहला काम क्या है कि संविधान बेसिक रूल्स और लॉज प्रोवाइड करता है समाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि संविधान सरकार की शक्तियां और सरकार की सीमाएं और सरकार के प्रकार को बताता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि संविधान लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। चौथा मैंने आपको बताया कि संविधान हमें लक्ष्य और आकांक्षाएं बताता है, मतलब देश का क्या लक्ष्य है, किस तरीके का समाज का निर्माण करना, ये बातें हमें संविधान बताता है। संविधान नागरिकों को पहचान देता है और संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमने संविधान को बनाया, स्वीकार किया, उसे मानते हैं, उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब मैं आपको बताता हूँ संविधान बना कैसे है। अभी तक आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो कमेंट करके मुझे आप जरूर बताइए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ संविधान बना कैसे, क्या प्रोसेस रहा संविधान बनाने के, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान सभा का गठन, आपको पता ही है कि भाई संविधान बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, संविधान बनाने के लिए एक सभा तो चाहिए होगी ना, जहां पे कुछ लोग होंगे। अब ये देखो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना। तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश और योजना के तहत क्या हुआ, जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ, 1946 के जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ संविधान सभा के गठन के लिए। और चुनाव में जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी, मतलब 389 जो मेंबर्स थे उनका चुनाव होना था और जिन्हें काम सौंपा जाना था संविधान निर्माण का, ठीक है। आपकी जो बुक है उसमें लगभग आपको 385 भी कई बार दिखेगा संख्या, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसमें क्या था, जो पूरा देश हमारा जो उस समय था, तो देश को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, मतलब दो भागों में देश था। एक तो था ब्रिटिश भारत, ठीक है, एक था ब्रिटिश भारत और एक था देसी रियासतें। अब देखिए ये जो देसी रियासतें होती थी इसमें जो अंग्रेज होता था, अंग्रेज राजाओं पर शासन करते थे, ठीक है, अंग्रेज राजाओं पर शासन करते थे और राजा जो थे वो जनता पर शासन करते थे। मतलब यहाँ पर जो अंग्रेज था वो डायरेक्ट जनता पर शासन नहीं करता था, ठीक है, अंग्रेज राजाओं को अपने नियंत्रण में रखता था और राजा जो था वो जनता पर शासन करते थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश भारत में क्या होता था, अंग्रेज था डायरेक्ट जनताओं पर डायरेक्ट शासन करता था, ठीक है। तो इन दोनों से मिलाकर मतलब पूरे भारत से 389 मेंबर्स आने थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से और 93 जो थे वो देसी रियासतों से, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको। अच्छा, कुछ बुक में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप पढ़ोगे, इसमें भी जो थे कुछ इस तरह से थे 292 और 4 गवर्नरों के प्रांत से 292 और जो हाई कमिश्नर थे उनके प्रांतों से, उनके स्टेट से जो थे 4 थे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ बुक में आपको टोटल नंबर 385 भी दिखेगा, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो कितने सदस्यों का चुनाव होना था, 389 का। कुछ बुक में आपको 385 भी दिख सकता, तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो जो है ब्रिटिश भारत को 292 दिखाता होगा फिर, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत से एक्चुअल में 296 मेंबर्स का चुनाव होना था और देसी रियासतों से 23 मेंबर्स का
चुनाव होना था। ठीक है, चुनाव होना स्टार्ट हो गया और जो चुनाव हो रहा था उसी समय क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद जो संख्या बच गई वो कितनी बची, 299। ठीक है, बाकी जो सदस्य थे, जो एरिया था, जो क्षेत्र था, वो पाकिस्तान चला गया। ठीक है, तो 299 सदस्य बचे और इनका जो चुनाव हुआ था, कुछ मतलब सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए कोई मेंबर है, एक मेंबर है, उसका चुनाव हुआ था। ठीक है, एक मेंबर, इसका चुनाव हुआ, तो कैसे चुनाव हुआ इनका चुनाव जनता ने नहीं किया, इनका चुनाव जनता ने नहीं किया, इनका चुनाव कुछ इस तरह से हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब जनता ने 1937 में क्या हुआ था, विधानसभा का गठन हुआ था। मतलब जो भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भी भारत में विधानसभा का गठन हुआ था 1937 में। इसमें जो एमएलएस थे, मतलब जो इसमें जो मेंबर्स थे, जो इसके जो सदस्य थे, विधानसभा के जो सदस्य थे, उन्होंने क्या किया था, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया था। ठीक है, फिर समझो मेरी बात को, मतलब जनता ने किसको चुना था, 1937 में जो गठित विधानसभा, जो 1937 में जो विधानसभा का गठन हुआ था, उसमें जो चुनाव हुआ था उसके सदस्यों का, जनता ने उसे चुना। फिर उन लोगों ने किसको चुना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके मेंबर्स को चुना। ठीक है, इसलिए कहा जाता है चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, जनता की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि क्या कह सकते हो कि उतना ज्यादा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है, जनता की भागीदारी थी। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसे हुआ था, तो जनता ने डायरेक्ट नहीं चुना था संविधान सभा के सदस्यों को, बल्कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने किया था। 1937 में जो विधानसभा का गठन हुआ था उसके सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। ठीक है, ये जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कहाँ हुआ, ब्रिटिश भारत में। ठीक है, ब्रिटिश भारत में। और जो देसी रियासतें थी वहां पर चुनाव नहीं हुआ, राजाओं ने भैया अपने अपने रियासत से एक व्यक्ति को राजाओं ने क्या किया, संविधान सभा में भेज दिया कि जाओ संविधान निर्माण में अपना सहयोग दो। ठीक है, तो देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव राजाओं ने किया। ठीक है, जनसंख्या को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया था, सामान्य, सिख और मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम सिख के अलावा सबको सामान्य की कैटेगरी में डाल दिया गया था। और जो ईसाई वगैरह थे उनका कुछ अलग तरीके से चुनाव वगैरह हुआ था। अभी उतना डिप्थ में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं। चलो मान के चल लीजिए ऐसा 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि था, मतलब 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक प्रतिनिधि उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था संविधान सभा में। ठीक है, तो जनसंख्या को 3 भागों में बांट दिया गया था। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, तो अभी आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 1946 में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ है ना, उसके लिए सदस्यों का चुनाव हुआ, 389 सदस्य थे। आजादी के बाद कितने सदस्य बचे, 299 बचे। और सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, 1937 में गठित विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जनता ने डायरेक्टली चुनाव नहीं किया था संविधान सभा के सदस्यों का, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, देशी रियासतों से जो सदस्य आए थे उसका चुनाव राजाओं ने किया था। जनसंख्या को 3 भागों में बांट दिया गया था, सामान्य, सिख और मुस्लिम। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का कॉन्सेप्ट रखा गया था। ठीक है, संविधान सभा की बैठक एवं अध्यक्ष समझिए इसको। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। थोड़ा फैक्चुअल चीजें याद रख लीजिए, काम आएगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और चुनाव होना था, तो चुनाव से पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये बुजुर्ग थे काफी, तो इनको क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और जहां चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, चलिए अब मैं आपको कुछ समितियों के बारे में बताता हूं। देखिए, समितियां छोटी छोटी संस्थाएं होती है। जैसे संविधान सभा जो थी बहुत बड़ी संस्था थी, आप इस तरीके से कह सकते हो, बहुत सारे काम संविधान सभा को करना था। संविधान सभा इस काम को बहुत ही आसान तरीके से करने के लिए, मतलब संविधान निर्माण का कार्य को बहुत ही आसान तरीके से करने के लिए छोटी छोटी समितियां का निर्माण किया था। जैसे डिसिप्लिन मैनेज करने की जिम्मेदारी किसी समिति को सौंपी गई, किसी समिति को संविधान का ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, किसी समिति को सौंपा गया कि तुम केंद्र और राज्य दोनों के बीच का संबंध किस तरीके से रहेगा, उससे रिलेटेड बातें हमें बताओ। तो इस तरीके से अलग अलग काम अलग अलग समितियों को सौंपा गया था। ठीक है, तो सारी समितियों का जिक्र तो आज की इस क्लास में नहीं कर पाऊंगा, हाँ एक कमेटी का जिक्र यहाँ पर जरूर करूंगा। ठीक है,
समिति को कमेटी इंग्लिश में कहा जाता है। अब देखिए प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का मतलब यह है ड्राफ्टिंग कमेटी आप इसको कह सकते हो। प्रारूप समिति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समिति थी, इनका काम बहुत बड़ा था, बहुत ही जिम्मेदारी भरा इनका काम था। और प्रारूप समिति की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ये सौंपा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, ठीक है। और इनका काम था संविधान का ढांचा तैयार करना। मतलब प्रारूप समिति का काम क्या था? संविधान का ढांचा तैयार करना। पूरा का पूरा संविधान तैयार करने की जो जिम्मेदारी थी वो प्रारूप समिति की थी। और प्रारूप समिति को लीड कौन कर रहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। इसलिए आप अक्सर सुनते हो कि लोग कहते हैं भीमराव अंबेडकर का संविधान, लोग इस तरह से कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने निभाया था, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। और इनका मेन काम क्या था? संविधान का ढांचा तैयार करना, संविधान का स्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है, ताकि कंटेंट और जो बातें हैं वो इजीली वहां पर फिट हो सके, ठीक है। चलिए आइए अब समझिए संविधान कब पारित हुआ, कब स्वीकार हुआ और कब लागू हुआ। देखिए संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, ठीक है। और संविधान में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे संविधान में। 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको पता है 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ? क्योंकि ऑलरेडी 1930 में 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस हम लोगों ने मनाया था। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन लोगों ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। इसलिए इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया और संविधान लागू इसी दिन हुआ। इसलिए आज तक हम लोग इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको आप माइंड में सेव कर लीजिए। संविधान बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान में 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया और संविधान निर्माण का काम जो था वो पूरा हो गया 26 नवंबर 1949 को। इसे संविधान दिवस के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और हर साल आप देखोगे 26 नवंबर को संविधान दिवस के नाम से मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी का दिन ही संविधान लागू करने के लिए बेहतर समझा गया। और इस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं संविधान की विशेषताओं के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान की हमें जरूरत क्यों है और संविधान किस तरीके से हमारा बना। चलिए अब समझिए फीचर्स के बारे में, मतलब विशेषताओं के बारे में। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारतीय संविधान की विशेषताएं। अपने देश का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। मतलब हमारे देश का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और लिखित संविधान है। कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देखिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद थे हमारे संविधान में। और 2023 में आज की डेट में आप चेक करोगे तो आपको लगभग 448 आपको अनुच्छेद मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। पहले जब जिस समय संविधान बना था तो लगभग 22 उसमें भाग थे, पार्ट्स थे। लेकिन अभी अगर आप चेक करोगे तो लगभग आपको 25 मिलेंगे। लगभग क्या आपको 25 मिलेंगे। पहले 8 अनुसूचियां थी, मतलब शेड्यूल्स जो थे वो 8 थी, अभी 12 आपको मिलेंगे। तो देखिए आप जाके चेक कर लीजिएगा, दुनिया के किसी भी संविधान में इतने ज्यादा आर्टिकल्स और इतने ज्यादा पार्ट्स और इतने ज्यादा शेड्यूल्स नहीं देखने को आपको मिलेंगे। इसलिए भारत के संविधान को दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। क्यों ना माना जाए? क्योंकि भारत अपने आप में ही बहुत ही विशाल देश है। भारत की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र के आधार पर बटी हुई है। इन सब के लिए नियम और कानून बनाना कोई इतना आसान बात नहीं है, ठीक है। इसलिए इतने ज्यादा आर्टिकल्स इसमें शामिल किए गए, ठीक है। तो चलिए दुनिया का सबसे लंबा संविधान है भारतीय संविधान, दुनिया का सबसे लंबा
संविधान है। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। कुछ प्रावधान दूसरे देशों के संविधानों से लिए गए हैं। मतलब कुछ बातें ऐसी है हमारे संविधान में, कुछ प्रोविजंस मतलब जो प्रावधान है, कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरे देशों के संविधान से हम लोगों ने लिया है। जैसे देखिए आपके सामने बात आ रही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। वहीं दूसरी ओर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय व्यवस्था को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, ये जो प्रोविजंस है ये अलग अलग देशों के संविधानों से लिया गया है। कुछ लोग बुराई भी करते हैं कि भैया दूसरे के देशों के संविधान से प्रावधान लिया गया, हमारे संविधान में अपना क्या है? तो उसके लिए यही तर्क यहाँ पर है कि भैया एक बात बताओ, अगर कोई दूसरा देश अगर उनके संविधान में कोई अच्छी बातें हैं तो ले लेना, क्या बुरी बात है? और बेहतर तो यही है कि सारे देशों के संविधान को पढ़ने के बाद अगर अपने देश का संविधान बनाया जाए तो बेहतर संविधान बनाने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाता है दूसरे देश में क्या क्या अच्छी बातें संविधान में अपनाई गई है। ठीक है, चलिए अब समझिए तीसरी विशेषता क्या है। संविधान हमारा लचीला और कठोर है। लचीला और कठोर, देखिए समझिएगा इस बात को जरा। लचीला का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल। और रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर। लचीला का मतलब क्या होता है? जरूरत पड़ने पर संविधान को बदल सकते हो, मतलब संविधान के कुछ प्रावधानों को आप बदल सकते हो। और रिजिड का मतलब ये होता है कि संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान है जिनको आप नहीं बदल सकते हो या बदलने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। ठीक है, तो हमारे संविधान में क्या है? दोनों ही विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। आप संविधान के कुछ भागों को देखोगे कि आसानी से बदला जा सकता है और कुछ भाग ऐसे जिनको बदलना बहुत ही ज्यादा टफ है। चलिए कुछ एग्जांपल से समझिए आप। जैसे देखिए राज्यों का नाम बदलना है, राज्यों का नाम बदलना है या राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है तो संसद आसानी से कर सकती है, जिसमें कोई बहुत ज्यादा प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। साधारण सा कानून बनाकर किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है संसद, या फिर किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है संसद। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जैसे कि आपने देखा है, जैसे केंद्र की जो विधायिका है उसके दो सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, और उसका एक महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रपति भी होता है। ठीक इसी तरीके से आप जब राज्य में जाओगे, स्टेट में जाओगे, तो वहां पर भी कुछ स्टेट्स में आपको 2 सदन देखने को मिलेगा और कुछ स्टेट में आपको 1 सदन देखने को मिलेगा। जैसे आप बिहार और यूपी में चले जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। मतलब कहने का यह है, देखो एक छोटी सी बात है, मैं आपको यही बता देता हूँ, ऐसे आगे तो आप पढ़ोगे ही। जो केंद्रीय विधायिका है, जो केंद्रीय विधायिका है, ठीक है, केंद्रीय विधायिका है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। केंद्रीय विधायिका के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स। जैसे कि आपने देखा अभी प्रेसिडेंट, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ स्टेट्स में भी, जो स्टेट्स का जो लेजिस्लेचर होता है उसमें भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है आपको, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। तो ये जो विधान परिषद है इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, या तो इसका गठन, मतलब किसी राज्य में अगर संसद चाहे तो विधान परिषद का गठन कर सकता है, और अगर चाहे कि किसी राज्य से विधान परिषद को हटाना तो संसद कर सकता है साधारण कानून बनाकर। ठीक है, अब ये साधारण कानून कैसे बनता है आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वही दूसरी ओर देखिए, अनुच्छेद 368 मतलब आर्टिकल 368 में परिवर्तन का मतलब यहां पर ये है, आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने के कुछ नियम बताए गए, कुछ तरीके बताए गए जो कि कठोर है, जो कि कठोर है। जैसे मान के चल लीजिए आपको मौलिक अधिकार में कुछ परिवर्तन करना, मान लें संसद को कुछ मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है तो संसद को पता है क्या चाहिए? विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। अब विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? संसद के उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और संसद के टोटल मतलब कुल सदस्यों का 50% प्लस 1। ठीक है, वही दूसरी ओर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे प्रावधान है संविधान में जिसको चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब क्या हो गया? मतलब जितने लोग संसद में सीटिंग है, मान ले संसद में अगर 450 लोग सीटिंग है, या फिर संसद में आप देख रहे हो 500 लोग सीटिंग है, तो उसका 2/3 मतलब मान लेते हैं 450 बैठे हुए लोग हैं, मतलब 450 अगर मेंबर्स संसद में अवेलेबल है, पार्लियामेंट में अवेलेबल है, तो उसके 300 लोगों के वोट्स चाहिए। ठीक है, परिवर्तन करने के लिए। और टोटल जो मेंबर्स है, टोटल मेंबर्स है उसका 50% प्लस 1 चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है?
जैसे कि कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिसमें बदलाव करना काफी कठिन है, और कुछ तो ऐसे अनुच्छेद है जिनमें बदलाव करना और ज्यादा कठिन है। जो ये सब 368 आर्टिकल 368 में आपको देखने को मिलेगा कि 368 में दिए गए प्रावधानों को किस तरीके से बदला जा सकता है। तो ये जो मैंने बताया कि एक तो संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जिसको बदलना बहुत ही आसान है, सिंपल आप कानून बनाकर उसको बदल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, संविधान के जो दूसरे कुछ पार्ट्स ऐसे जिसको बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा कठिन है। जैसे मान ले फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में गवर्नमेंट चाहते है कुछ परिवर्तन आ जाए, या गवर्नमेंट चाहती है नीति निर्देशक तत्वों में कुछ परिवर्तन आ जाए, तो गवर्नमेंट को मतलब संसद को यह प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, मतलब 2/3 लोगों का वोट्स उसमें चाहिए होंगे, ठीक है। वही दूसरी ओर अगर संसद चाहती है कि भाई ठीक है केंद्र और राज्यों के संबंध में कुछ बदलाव आए, न्यायपालिका की शक्ति को बढ़ाई जाए या कम की जाए, ठीक है, राज्य सरकार की शक्तियों को बढ़ाया जाए या कम किया जाए, इसके लिए राज्य जो संसद है उसको विशेष बहुमत तो चाहिए, साथ में जितने भी स्टेट्स है आधा राज्यों का समर्थन चाहिए। मतलब आधा राज्यों का मतलब जैसे मान लीजिए 28 स्टेट्स है और संसद चाह रही है कि भाई राज्य और केंद्र सरकार के रिलेशन में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, तो यहां पर क्या होगा 15 स्टेट्स का समर्थन चाहिए होगा, तब जाके परिवर्तन होना पॉसिबल है, ठीक है। देखिए अब कितना ज्यादा कठिन है। तो हमारे देश के संविधान का एक भाग तो क्या है, फ्लेक्सिबल है, मतलब कुछ पार्ट्स कुछ प्रोविजंस क्या है, फ्लेक्सिबल है, और कुछ बहुत ही ज्यादा कठिन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कठिन है, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं, मतलब अनुच्छेद 368 में जिसके बारे में बताया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, संविधान का एक पार्ट और भी है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसमें तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, अगर परिवर्तन होएगा तो जो न्यायालय है उसको शून्य घोषित कर देगा। आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। देख लीजिए अब हमारे देश का संविधान कितना प्यारा है। संविधान का कुछ भाग बदला जा सकता है, कुछ भाग को बदलने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, और कुछ भागों को तो बदला ही नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, शक्तिशाली केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था, मतलब फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या है इसका, देखिए बहुत ही सारे देशों में क्या है, संघीय व्यवस्था है, बहुत सारे देशों में, लेकिन हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था वो यूनिक है। कैसे यूनिक है कि हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था उसमें केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है राज्य सरकार की तुलना में। आप अमेरिका वगैरह में चले जाओगे, राज्य सरकार बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है वहां पे, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारे देश की जरूरतें ऐसी थी। हमारे देखिए संघवाद का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, एक बड़ा देश अपने आप को छोटी छोटी इकाइयों में बांट ले ताकि देश को बढ़िया तरीके से विकसित किया जा सके और देश का बढ़िया तरीके से शासन प्रशासन किया जा सके, ठीक है। तो इसको भी आप संघीय व्यवस्था कह सकते हो। और एक संघीय व्यवस्था दूसरे तरीके से भी बनता है जहां पे छोटे छोटे देश मिलकर अपने आप को एक बड़ा देश में संगठित कर ले, वो भी एक क्या है, संघीय व्यवस्था है। तो हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था है कुछ इस तरीके से बनी है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और अपने आप को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए, मतलब देश को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए देश को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया भाषा के आधार पर। हमारे एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में जितने भी राज्य बने हैं, ज्यादातर जो राज्य है वो भाषा के आधार पर ही बने हैं। चाहे गुजरात कह लीजिए आप या और भी दूसरे स्टेट्स आप देख लीजिए, ज्यादातर राज्य जो है भाषा के आधार पर ही बने हैं, ठीक है। तो भारत क्या है, एक केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था है। कुछ एग्जांपल से आप समझिए कि हमारे जो संघीय व्यवस्था उसमें राज्य की तुलना में केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। और कानून निर्माण में भी क्या है, केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। अगर कोई कानून बन जाए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार में टकराव हो जाए तो केंद्र सरकार का जो पल्ला है हमेशा भारी होता है, ठीक है। अब समझिए पांचवा विशेषता क्या है, एकीकृत और संतुलित न्यायपालिका, मतलब यूनिफाइड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब क्या है, हमारे देश में जो न्यायिक सिस्टम है वो एकीकृत है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट काम करता है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे न्यायपालिका वो इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख दिया, आप यहां पर लोअर कोर्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट है इस तरीके से काम होता है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में काम होता है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से काम होता है। तो हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका वो एकीकृत है, कोई राज्य सरकार के लिए स्पेशल न्यायपालिका नहीं है, कोई केंद्र सरकार के लिए स्पेशल न्यायपालिका नहीं है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो केंद्र विधायिका
और राज्य विधायिका दोनों के जो कानून है उसको लागू करवाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो कहने का मतलब यह है कि राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून भी लागू होता है और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून भी लागू होता है। अब हाई कोर्ट में ऐसा तो है नहीं जो केवल राज्य सरकार के कानून को ही वो लागू करवाने के लिए जिम्मेदार है हाई कोर्ट, ऐसी बात नहीं है। आप चाहे हाई कोर्ट में चले जाओ या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ या सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, मतलब जो भी कानून हो, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून हो या केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून हो, सारे कानून को अप्लाई करने की जिम्मेदारी हमारे देश के सारे न्यायालय की है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम हमारे देश में है। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको यहाँ पर संविधान के 5 विशेषताएं बताई है। पहला, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसे दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। तीसरा, मैंने आपको बताया हमारे देश का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, जिसमें टाइम टू टाइम आप चेंज भी कर सकते हो। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको चेंज करने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको चेंज करना लगभग लगभग असंभव है। ठीक है, तो भारत का संविधान लचीला के साथ साथ कठोर भी है, जिसे जीवंत दस्तावेज भी कहा जाता है जो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, चौथा, मैंने आपको बताया हमारे संविधान की विशेषता है शक्तिशाली केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था। और पांचवा, मैंने आपको बताया यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम, मतलब एकीकृत न्यायपालिका पद्धति। ठीक है, चलिए अब मैं आपको उन प्रोविजंस के बारे में बताता हूं जिन्हें दूसरे देशों के संविधान से लिए गया है। जैसे देखिए, संसदीय व्यवस्था, जिसको आप कह सकते हो संसदीय शासन प्रणाली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस, सिंगल सिटीजनशिप, ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, लिखते जाइए, नोट करते जाइए, इसको बहुत काम की चीज है ये। संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, देखिए, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उपराष्ट्रपति का पद मतलब पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, न्यायिक समीक्षा, ये कहां से लिया गया? अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, मूल अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया? यूएसए। नोट कर लीजिए। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया गया? कनाडा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया है? आयरलैंड। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, मतलब स्वतंत्रता, समता और बंधुता, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहां से लिया गया है? ये लिया गया फ्रांस से। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। चलिए अब मैं आपको बताता हूं संविधान को प्रभावी बनाने वाले कुछ बातें, संविधान को समर्थ एवं प्रभावी बनाने वाले कुछ प्रावधान। देखिए, प्रावधान का मतलब यहां पर बातों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक संविधान कितना इफेक्टिव है, एक संविधान कितना प्रभावी है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला, संविधान को किसने बनाया और संविधान कैसे बना। पहली बात, क्या? संविधान को किसने बनाया और संविधान कैसे बना, ये बात बहुत ज्यादा निर्भर करता है एक संविधान को प्रभावी बनाने के लिए। देखिए, संविधान जो हमारा बना एक लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद बना, लंबे संघर्ष के बाद बना, लगभग 200 साल के संघर्षों के बाद हमारे संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो जब लंबे संघर्ष के बाद कोई प्रक्रिया स्टार्ट होती है और प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद कोई संविधान बनकर तैयार होता है, लोगों का उसमें बहुत ही ज्यादा अटूट विश्वास होता है। ठीक है, तो हमारा संविधान कैसे बना? एक लंबे संघर्ष के बाद बना। ठीक है, संविधान जिन लोगों ने बनाया उन स्वतंत्रता सेनानियों पर जनता का अटूट विश्वास था, लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे, लोग उन पर विश्वास करते थे। ठीक है, उन लोगों ने संविधान को बनाया, तो जिन लोगों ने संविधान को बनाया लोग उन पर विश्वास करते थे, इसलिए संविधान पर भी लोग विश्वास करते हैं और संविधान आज भी इसलिए प्रभावी है। अच्छा, जो लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, उन लोगों पे लोग विश्वास इसलिए करते थे क्योंकि वे लोग सबको समेट कर लेकर चलते थे। आजकल के नेताओं की तरह नहीं है कि धर्म जात के नाम पर आपको लड़वाते रहेंगे। उस समय के जो नेता वगैरह हुआ करते थे वो सबको समेट कर लेकर चलते थे, बहुत मैच्योर हुआ करते थे, वो सुनते थे, समझते थे, देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करते थे। ठीक है, इसलिए लोगों का उन पर बहुत विश्वास होता था। तो पहला क्या रीजन है इसका कि संविधान किसने बनाया और संविधान बना कैसे। एक संविधान प्रभावी तभी होता है
जब उसको जो बनाता है उस पर लोगों का अटूट विश्वास होता है। ठीक है, तो हमारे देश का संविधान प्रभावी इसलिए है, इफेक्टिव इसलिए है कि संविधान बनाने वाले लोगों पर हमारे देश के लोगों का बहुत ही ज्यादा विश्वास था, है और आगे भी रहेगा। ठीक है, बना कैसे संविधान? एक लंबे संघर्ष के बाद बना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिए क्या है, बनाने की प्रक्रिया। अब देखो, कोई भी संविधान अगर तानाशाही तरीके से बने तो क्या होगा, लोगों का विश्वास उस पर कम होगा। लेकिन संविधान अगर एक प्रक्रिया के तहत बने, जहां पे सबका प्रतिनिधित्व हो, सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोग वहां पर संविधान बनाने में अपना पार्टिसिपेशन दे, तो लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा मजबूत होता है और वो संविधान प्रभावी होता है। तो बनाने की प्रक्रिया भी हमारे देश के संविधान की जो थी बहुत बेहतर थी। संविधान को किसने बनाया? भाई प्रतिनिधियों ने बनाया, जहां सभी के प्रतिनिधि लगभग लगभग मौजूद थे। संविधान जिस समय बन रहा था, संविधान की बातें जिस समय लिखी जा रही थी, वहां पर वाद विवाद बहुत हो रहा था, बहस बहुत हो रही थी, डिबेट बहुत हो रही थी, चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही थी। लगभग लगभग संविधान के ज्यादातर जो प्रावधान है वो सहमति से बने हैं, और कुछ प्रावधान ऐसे थे जहां पर लोगों को समझाकर, कन्विंस कर कर बनाया गया। जैसे संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड जो बातें हो रही थी, तो कुछ लोग सहमत थे और कुछ लोग असहमत थे, लेकिन फिर भी उनको मनाकर, समझा बुझाकर प्रोविजन को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, कितना न्याय संगत है। अब देखिए, एक संविधान प्रभावी है, इस बात से भी जांचा जा सकता है कि वो संविधान कितना न्याय संगत है, मतलब कितना न्यायपूर्ण है। देश के लोगों के बारे में उसमें किस तरीके से बातें कही गई है, उनको क्या क्या अधिकार मिले हैं, ये सारी बातें भी तय करती है कि एक संविधान कितना ज्यादा प्रभावी है और भविष्य में कितना प्रभावशाली रहेगा। अब देखो, हमारे देश के संविधान में क्या दिया गया? स्वतंत्रता दिया गया है, भाई समानता की बात कर रहा है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कर रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात कर रहा है। ठीक है, शासकों को बोल रहा है कि भैया तुम कोई भी कानून बनाओ, तुम कोई भी डिसीजन लो, लोगों की स्वतंत्रता, लोगों की समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकार, और किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये सारी बातें मिलकर एक देश के संविधान को प्रभावशाली बनाता है, जो सारी बातें हमारे देश के संविधान में मौजूद है। ठीक है, बाकी आज की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में मैं आपको संविधान से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स समझाने की कोशिश करूंगा कि संविधान के लोग जो आलोचनाएं करते हैं वो किन आधार पर आलोचनाएं करते हैं, उनका उसको आप कैसे तर्क दे सकते हो, संविधान में किस तरीके से परिवर्तन होता है, संविधान के कौन से ऐसे भाग है जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है और कौन से ऐसे भाग है जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिसे आप कह सकते हो और जिसे न्यायपालिका समय समय पर कहती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का बुनियादी ढांचा। ठीक है, तो संविधान के बुनियादी ढांचा में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये सारी बातें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आज की क्लास से आपने क्या क्या सीखा है। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आई होंगी। आप फीडबैक जरूर दीजिए। क्लास अच्छा लगे, क्लास से आपने कुछ सीखा तो भी बताइए, और कुछ इंप्रूवमेंट आप चाह रहे हो क्लास में तो भी बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लासेस से फायदा जरूर हो रहा है। कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस आप जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी तैयारी के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।